हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से अपने चैनल सुजय पाठक जी में। और आज हम लोग फिर से आए हैं नया सेट लेकर। सेट नंबर कितना हो गया आज? 21 नंबर सीट नंबर हो जाएगा। ठीक है। और 20 सेट का वीडियो पीछे डाला जा चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, उसमें जाइए और जाकर देखिए कैसा लगा। जो कमेंट करिए, ठीक है। और अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरों को शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो बिना देरी के हम लोग चलते हैं अपने अपने प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न क्या कर रहा है? पहला प्रश्न का नाम है कि निम्नलिखित में से क्या समान है? निम्नलिखित में से क्या समान है? और ऑप्शन नंबर ए कह रहा है क्या कि एक तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकता है, या खिड़की का कांच तोड़ सकता है। ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि बी नंबर कह रहा है किसी गतिशील वाहन की ऊर्जा। सी कह रहा है तेजी से चलती हवा कई घरों को नुकसान पहुंचा सकती है। डी कह रहा है हवा पवन चक्की के फलकों को चला सकती है। फलकों मतलब उसके पंखों को घुमा सकती है, ठीक है। तो ये सारे काम किस चीज से हो गया? तो गति ऊर्जा रहेगा तब, या गुरुत्वीय खिंचाव रहेगा तब, या अति तीव्र गति रहेगा तब, या फिर घर्षण होगा तब। तो कह रहा है कि ऑप्शन नंबर एक, तीव्र गति से आता कंकड़ किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकती है, ठीक है। तो मतलब हम यहाँ पर देखिए कि तीव्र गति से, गति है मतलब समझिए क्या है, तो इसको में गति ऊर्जा है। किसी गतिशील वाहन, फिर गतिशील है तो मतलब वह गति ऊर्जा है। तेजी से चलती हवा कई घरों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसमें भी गति है, इसलिए गति ऊर्जा होगा। और हवा पवन चक्की के फलकों को चला सकते हैं, मतलब हवा जो है वो भी गति में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसमें क्या है, सारे में गति ऊर्जा है। क्या है? सारे में गति ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है? यदि एक बंदूक से गोली चलाई जाती है और बंदूक पीछे की ओर आती है, तो बंदूक का गति ऊर्जा क्या होगी? गोली के बराबर, शून्य, या गोली से अधिक, या गोली से कम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर आ जाती है, ठीक है। तो बंदूक की जो गति ऊर्जा होगी वो क्या होगी? तो होगी गोली से कम। क्या हो जाएगी? गोली तेज तेज रहेगी, लेकिन बंदूक की जो गति ऊर्जा रहेगी वो पीछे की ओर आती है, इसलिए वो कम रहेगी। क्या रहेगी? कम। गोली से कम रहेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला बस क्या करा है? किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और यह भूमि से अधिकतम ऊंचाई एच तक पहुंची, ठीक है। इससे ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई एच के 1/4 पर वस्तु में रिक्त स्थान होगी, ठीक है। तो इसको चलिए हम लोग बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम स्थिति ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा। क्या हो जाएगा? कम स्थिति ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कम स्थिति ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है कि सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करे। सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो क्वेश्चन क्या रहेगा? एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थिति ऊर्जा रिक्त स्थान और गति ऊर्जा रिक्त स्थान। तो मतलब स्थिति ऊर्जा क्या होगी और गति ऊर्जा क्या होगी जब किसी वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बढ़ती है, घटती है। हाँ, तो ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कि क्या होता है कि स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी और गति ऊर्जा क्या हो जाएगी? घट जाएगी। क्या हो जाएगी? स्थिति ऊर्जा बढ़ जाएगी और गति ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो कोई भी वस्तु ऊपर जाते हो तो धीरे धीरे वो धीमा होने लगता है, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो रुक जाता है और उसके बाद वापस नीचे आता है, तो क्या होता है? स्थिति ऊर्जा जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब रुकने का चांस ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और गति ऊर्जा क्या हो जाएगी? घट जाएगी, ठीक है, माने गति कम हो जाएगा। और ऐसे इसमें ऑप्शन नंबर सी भी वही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। ए या सी दोनों हो जाएगा कि दोनों का दोनों ऑप्शन वही है। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है कि ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो किसी एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती है? ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होती है? ऑप्शन करा है कि ए रासायनिक ऊर्जा, सी करा है यांत्रिक ऊर्जा, बी करा है उसमें ऊर्जा, डी करा है गति ऊर्जा। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा एक प्रकार की ऊर्जा है जो अणुओं के मध्य परमाणु की स्थिति के कारण तथा विभिन्न छोटे कणों के आपसी स्थिति
के कारण होता है, ठीक है। अतः रासायनिक ऊर्जा का साइकिल चलाने पर उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि यह एक भौतिक क्रिया क्या है, साइकिल चलाना क्या हो जाएगा, एक भौतिक क्रिया हो जाएगा, इसलिए रासायनिक ऊर्जा नहीं निकलती, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, निम्न में से किस राशि निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। तो इनमें से कौन है जिसको स्थान बदलने के बाद भी परिवर्तित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए करा द्रव्यमान, बी करा घर्षण के कारण बल, सी करा वजन, डी करा गुरुत्वाकर्षण। तो ये सभी को पता है कि ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, द्रव्यमान, ठीक है। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान। जब किसी भी राशि का मान स्थान बदलने पर नहीं परिवर्तित होता, वो कौन होता है, तो द्रव्यमान होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है। गति, समय, त्वरण या द्रव्यमान। क्या हो जाएगा ऑप्शन, द्रव्यमान, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। चलिए चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान का मापन किसका मापन कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व। किसका मापन कहलाता है, तो जड़त्व का मापन कहलाता है। जड़त्व वस्तुओं का वह गुण है जिसके कारण वस्तुएं अपनी विरामावस्था या गति की अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करती है। क्या करते हैं, जो वस्तु है वो अपना विरामावस्था या गति की अवस्था बनाए रखने के प्रयत्न करता है, उसको जड़त्व कहते हैं, ठीक है। जड़त्व के कारण ही वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। द्रव्यमान वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई है। क्या है, द्रव्यमान जो है वस्तु की जड़त्व मापने की इकाई है, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि द्रव्यमान की परिभाषा क्या है। द्रव्यमान की परिभाषा क्या है। तो ऑप्शन नंबर एक करा है, किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है, इसलिए यह एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर एक क्या करा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान दिशाहीन होता है, इसलिए यह एक अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बी क्या करें, रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान निर्धारित किया जा सकता है। रासायनिक संतुलन के आधार पर द्रव्यमान को निर्धारित किया जा सकता है। अगला सी कह रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी भी जगह पर स्थिर रहता है और ऊंचाई के होने पर होने वाले बदलाव से प्रभावित नहीं होता है। डी कह रहा है किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। तो हाँ, ये सही ऑप्शन बड़ी क्या जाएगा, सही होगा। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है, ठीक है। किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, द्रव्यमान बटे आयतन किसका सूत्र होगा। द्रव्यमान बटे आयतन बराबर क्या होगा। तो द्रव्यमान बटे आयतन किसका सूत्र है, या फिर द्रव्यमान बटे आयतन बराबर क्या होगा, तो घनत्व। क्या हो जाएगा, घनत्व निकालने के लिए द्रव्यमान बटे आयतन होता है। क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न में चलते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न कह रहा है कि बल बटे त्वरण, बल बटे त्वरण के बराबर क्या होता है, मतलब बल बटा त्वरण किसका सूत्र हो गया। क्या होगा, द्रव्यमान बराबर बल बटे त्वरण होता है। क्या होता है, द्रव्यमान बराबर बल बटे त्वरण, ठीक है। कैसे, तो देखिए न्यूटन के द्वितीय नियम में कुछ कहा जाता है, एफ बराबर एम ए। ठीक है। तो यहाँ क्या करा कि बल बटे त्वरण, तो बल हो गया एफ, त्वरण हो गया ए को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा बराबर में एम। तो मतलब क्या ऐसा एफ बटे ए बराबर एम। तो यह बल बटे त्वरण बराबर द्रव्यमान। क्या हो जाएगा, बल बटे त्वरण बराबर द्रव्यमान, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, तो 12 नंबर पास करा कि इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम संख्या जो वाह्यतम कक्षा में रह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का वह अधिकतम संख्या कितना होता है जो वाह्यतम कक्षा में रह सकता है। तो सभी को पता होगा कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 8। कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। वाह्यतम कक्षा में कितना रह सकता है, अधिकतम 8। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला पास क्या करा है कि उन 3 तत्वों को नामित करें जिनके जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है।
उन तत्वों को बताना है जो जिसके बाहरी से जो सेल है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, एक। ठीक है, तो इसमें चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन से था मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 12। तो 12 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 8 2। पूछ क्या रहा है कि केवल एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है, तो ये तो नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। चलिए दूसरा था बी, बी में करा है लिथियम, लिथियम जो होता है कितना, 3। तो 2 1, इसमें तो आ रहा है सोडियम Na। तो सोडियम का कितना होता है, 11 नंबर, परमाणु संख्या 11 होता है। 2 8 1, इसका भी एक आ रहा है। पोटेशियम, पोटेशियम के जो पोटेशियम का कितना होता है, 19। 2 8 8 1, अंतिम में एक, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही जगह। जिसके सेल में जो बाहरी सेल जो होता है उसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है, तो कौन कौन, लिथियम सोडियम पोटेशियम। ठीक है, इसमें है लिथियम सोडियम पोटेशियम। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा कि यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। 2 के बाद डायरेक्ट 18, ये तो नहीं होगा। 2 के बाद यहाँ भी डायरेक्ट 18, तो ये भी नहीं होगा। 2 के बाद 8, 8 के बाद 20, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर सही। ठीक है, 2 8 18 8। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 8 18 8। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कराएगा, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। ठीक है, मतलब अधातु का होगा। तो उसमें क्या होगा, ग्रहण करने की क्षमता होगी। तो लास्ट में क्या होना चाहिए, कहाँ पर था, 4 से अधिक होना चाहिए। 2 8 3, तो ये तो धातु हो जाएगा। 2 8 1, ये भी धातु हो जाएगा। 2 1, तो ये भी धातु हो जाएगा। 2 6, तो ये अधातु हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, 2 6 6, जिसमें क्या हो जाएगा, ग्रहण करने की क्षमता हो उसे अधातु कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसका संयोजकता होता है, तो उसका संयोजकता कितना होता है। जिस परमाणु परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसका संयोजकता होता है, उसका संयोजकता क्या होता है। उसका संयोजकता क्या होता है, शून्य। ठीक है, क्योंकि जो पूर्ण हो जाएगा तो उसके बाद बचेगा नहीं इलेक्ट्रॉन, इससे संयोजकता क्या हो जाएगा, शून्य। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है कि किस तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी थोड़ा थोड़ा देर पहले हम लोग देखा था कि पोटेशियम, पोटेशियम का कितना हो गया था, तो पोटेशियम का था परमाणु संख्या 19। तो उसको तोड़े थे हम लोग, कितना था, 2 8 8 1। तो इसमें एक है, यहाँ क्या करा है कि 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। तो लिथियम का रहा है, तो लिथियम क्या है, 3। इसका परमाणु संख्या 3 होता है, तो मतलब 2 और क्या कर जाएगा, 1। ठीक है, कैल्शियम, कैल्शियम का कितना हो जाएगा परमाणु संख्या, तो 20। कैल्शियम का होता है परमाणु संख्या 20, तो इसको तोड़िए, 2 8, फिर से 8, 8 2 10, 10 8 18, 18 2, यहाँ क्या हो जाएगा, 2 है। तो इसमें कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा, 18 नंबर प्रश्न। समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग और विकल्प देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पर एक आ रहा है, तत्वों में संयोगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, यही बात सही है कि संयोगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, समान रहेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, समान रहेगा। ठीक है, संयोगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, समान रहेगा। जैसे में हम लोग देते हैं क्या, तो पहला लेते हैं, जब शुरू में हम लोग जो लिए थे क्वेश्चन, उसमें क्या था कि अंतिम के कोषों में कितना, एक इलेक्ट्रॉन, तो उसमें लिए थे क्या, लिथियम, लिथियम सोडियम और क्या था, पोटेशियम। ठीक है, ये तीनों का जो गुण है को जो होता है, समान होता है। तो एक समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, पूछा समान रासायनिक गुण, तो क्या होगा, सबका समान रासायनिक गुण होगा इसका, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉन का जो संयोगी इलेक्ट्रॉन था वो भी संख्या क्या था, सबका समान था, अंतिम में क्या था, 1 1 1। ठीक है, चला चलते हैं। तो अगला बस क्या करा कि रिक्त स्थान में वाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है। किसका जो है वास्तव कसा पूरी तरह से भरी होती है, तो अक्रिय गैस का भरा होता है। तो इसमें अक्रिय गैस का खोजिए, तो अक्रिय गैस कौन है, तो अक्रिय गैस पहला ऑप्शन नंबर ए ही है, जिनॉन। क्या होगा,
जिनोन एक अक्रिय गैस है, ठीक है। जिनोन क्या है? अक्रिय गैस है, ठीक है। जिनोन क्या है? अक्रिय गैस है। तो जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 54 होता है, ठीक है। जिनोन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 54। अगर इसको तोड़िएगा तो क्या होगा? 2, 8, 18, 18, 8, ठीक है। ऐसे टूटेगा, 2, 8, 18, 18, 8, ठीक है। चलिए चलते हैं तो अगला पास क्या करा। परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किसी परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषता रखेगा। मतलब 17 क्रमांक जो आएगा, जो 17 नंबर क्रमांक पर आएगा, उसी के जैसा इस कौन सा क्रमांक वाला रहेगा, मैंने उसी का समूह का चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर खोजिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 35, ठीक है। 17 वाला में ही आएगा 35। 35 में कुछ होता है तो ब्रोमीन होता है। क्या होता है? ब्रोमीन, ठीक है। तो ब्रोमीन भी उसी का समूह का आएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? इसका भी जो समान विशेषता होगा, ठीक है। जो 17 वाला का विशेषता, वही विशेषता इसका भी होगा। चलिए आगे चलते हैं तो अगला बात क्या कह रहा है कि अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में रिक्त स्थान इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अधातु जो है उसके सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अधातु में क्या होगा? 4 से अधिक होगा, ठीक है। 4 से अधिक जिसमें होगा वो समझिए वो अधातु होगा, ठीक है। तो कौन कौन होगा, सो देख लीजिए। 5, 6, 7, 8 या 5, 6, 7 या 8। 1, 2, 3, 1, 2, 3 तो नहीं होगा क्योंकि ये धातु में होगा, ठीक है। 8, 9, 10। 8, 9, 8, 9 तो नहीं होगा, 9 कहाँ से पड़ जाएगा? 9 या 10 नहीं होगा, 10 ये भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही, ठीक है। 5, 6, 7 या 8, ठीक है। क्या हो जाएगा? 5, 6, 7 या 8। चलिए अगले पास क्या चलते हैं तो अगला पास क्या करा। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोगी इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोगी इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम लोग देखिए कि ऑक्सीजन का क्या होता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या होता है 8, और इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, 6, ठीक है। तो संयोगी इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये पूछ रहा था। अष्टक पुराने के लिए इसको कितने की जरूरत है? तो 2 का जरूरत है। तो 2 का जरूरत है, वही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। अष्टक पुराने में जितना जरूरत होता है वही संयोगी इलेक्ट्रॉन कराता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही, 2। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए तत्वों में से रिक्त स्थान आकार में सबसे छोटा है। आकार में सबसे छोटा कौन है नीचे दिए गए तत्वों में? सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 11। सोडियम का कितना होता है? 11, ठीक है। मैग्नीशियम का कितना होता है? तो 12। मैग्नीशियम का कितना होगा? 12। और एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा? 13, ठीक है। इसको में क्या है? प्लस, प्लस का चिन्ह है, मतलब माइनस हो जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा? 10, ठीक है। यहाँ क्या है? +2, तो माइनस हो जाएगा 2, बराबर कितना हो जाएगा? 10। फिर आएगा यहाँ 3 है तो माइनस हो जाएगा 3 बराबर 10, ठीक है। अच्छा माइनस क्यों हो? क्योंकि प्लस में लगा हुआ है, धनात्मक है। तो क्या हुआ? धनात्मक अगर है तो क्या करा? त्यागेगा, ठीक है। तो त्याग रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है? तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ठीक है। धनात्मक है तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ठीक है। जब ऋणात्मक रहेगा तो क्या होगा? ग्रहण करेगा, ठीक है। तो क्या होता है धातु में? धातु में क्या होता है कि जो त्यागेगा वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि तीनों का 10, 10, 10, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या जब समान हो जाए तो जिस परमाणु का प्रोटॉन ज़्यादा होगा उसमें विद्युत बल उतना ही अधिक होगा, ठीक है। उस परमाणु का आकार उतना ही छोटा होगा, ठीक है। उस परमाणु का आकार क्या होगा? उतना ही छोटा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम, ठीक है। क्या हो जाएगा? इसका एल्यूमिनियम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे के चलते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों का आधार बनाता है, ठीक है। मैंने क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है, मैंने बहुत सारे मुख हैं, जो सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीजों का आधार बनता है, ठीक है, बनाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। कार्बन का क्या हो जाएगा? कार्बन। कार्बन क्या होता है? जो सभी जीवों में कार्बन उपस्थित होता है, ठीक है। और कार्बन तत्व सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई चीजों का आधार होता है, ठीक है। जैसे में कोई बहुत सारे सामान होते हैं, जैसे हमारे भोजन में भी कार्बन हो सकता है, दैनिक उपयोग में के पदार्थ हो सकते हैं, यातायात प्रसाधन में भी, सामग्री में, विस्फोटक पदार्थों में भी पाया जाता है, ठीक है।
तो चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या होगा? पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। पादप में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है। तो पादप में सब जो सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व होता है वो क्या होता है? कार्बन। क्या होता है? कार्बन। पादप में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व क्या होता है? कार्बन होता है। ठीक है। पत्तियों में प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है। और पादप की वृद्धि एवं उपचार के लिए निरंतर रूप से कुछ ही तत्वों के अनिवार्य माने जाते हैं, जिनमें से दो श्रेणियों में बांटा गया, बृहद पोषक और सूक्ष्म पोषक में। ठीक है। तो जो बृहद पोषक वाले सामान होते हैं, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम आते हैं। ठीक है। जो बृहद पोषक हुआ, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हो गया, उसमें क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। लेकिन सूक्ष्म पोषक में जब माइक्रो में आएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? लोहा मतलब Fe। ठीक है। मैग्नीशियम, तांबा, जिंक, बोरॉन, क्लोरीन, निकल इत्यादि सब आते हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा? मानव शरीर की मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? मानव शरीर की मुख्य हिस्सा किससे बना होता है? तो मानव शरीर के मुख्य हिस्सा किससे बना हुआ था? तो सभी को पता है कि मानव शरीर में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? पानी। ठीक है। क्या पाया जाता है? पानी पाया जाता है। मुख्य हिस्सा क्या हो जाएगा? पानी से बना हुआ रहता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है? निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? निम्न में से क्या मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? तो कौन सा है जो मैक्रो पोषक तत्व नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? वसा आता है, एमिनो अम्ल आता है, कार्बोहाइड्रेट भी आता है, लेकिन विटामिन नहीं आता है। ठीक है। विटामिन क्या है? तो विटामिन जो है वो माइक्रो पोषक तत्व में नहीं आता है। ठीक है। तो किसमें आ गया था? माइक्रो में आता है। किसमें आता है? तो माइक्रो पोषक तत्व में आता है। ठीक है। विटामिन। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है? अगला प्रश्न करा है कि डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे कहा जाता है। जैसे में डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? हमने डीएनए का सबसे छोटा रूप जो एक प्रोटीन के बारे में बताता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो जीन। जीन जो होता है सबसे छोटा होता है। डीएनए का सबसे छोटा एक खंड है जो जीन है, जो प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। ठीक है। चलिए चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या हो जाएगा? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या हो जाएगा? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। चलिए चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है? अगला प्रश्न क्या है कि बालों का रंग का कारण होता है। बालों का रंग का कारण क्या होता है? से पूछा है। ठीक है। तो बालों का रंग का कारण क्या होगा? तो बालों के रंग का कारण क्या हो जाता है? मेलानिन। क्या हो जाता है? बालों के रंग के कारण क्या होता है? तो मेलानिन होता है। ठीक है। बालों का रंग का कारण क्या होता है? तो मेलानिन होता है। मेलानिन एक प्राकृतिक रंग द्रव्य है जो अधिकतम जीवों में पाया जाता है, सिवाय मकड़ी के। मकड़ी को छोड़कर मकड़ी में मेलानिन नहीं पाया जाता। ठीक है। जीवों में मेलानिन का सबसे अधिक पाया जाने वाला रूप क्या होता है? तो यू मेलानिन। क्या हो जाता है? यू मेलानिन जो जीवों में सबसे अधिक पाया जाता है, जो कि किस रंग का होता है? तो काले भूरे रंग का होता है। यू मेलानिन जो होता है वो काले भूरे रंग का होता है। ठीक है। चलिए चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक का निर्माण करता है। ठीक है। तो किस चीज का निर्माण करता है? डीएनए प्रति, आरएनए प्रति, या फिर एमआरएनए प्रति, या फिर डीएनए और आरएनए दोनों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एमआरएनए। क्या हो जाएगा? एमआरएनए। ऑप्शन नंबर सी, एमआरएनए। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में एमआरएनए का निर्माण होता है। ये आरएनए के वे क्रियात्मक अणु होते हैं जिसमें प्रोटीन संश्लेषण की संकेत सूचना डीएनए के जीन्स से ट्रांसक्रिप्शन द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है। किसके द्वारा किया जाता है? तो ट्रांसक्रिप्शन द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है। तो डीएनए से जीन्स के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला बस क्या करा है कि प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक रिक्त स्थान का निर्माण करना होता है। न प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक जो है वो किसके निर्माण के कारण होता है? क्या क्या हो जाएगा? था ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। आरएनए कॉपी। ठीक है। किसके निर्माण के कारण? तो आरएनए कॉपी के कारण। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है? अगला प्रश्न करा है निम्न में से कौन से कथन गलत हैं? गलत कथन को चुनना है। ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन को चुनना है हम लोग को। तो चलिए
हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है। तो हाँ, एकदम सही है कि डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का पूरा नाम। यह गुणसूत्र में उपस्थित होने वाला रासायनिक तत्व है जो अनुवांशिक गुण का वाहक है। ये भी सही है, अनुवांशिक गुण का ये वाहक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। जो न्यूक्लियोटाइड डीएनए की ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है जो दो अवयवों से मिलकर बनी होती है। तो नहीं, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। केवल सी ही गलत है। ठीक है, केवल सी ही गलत है, दो क्या है ऊपर वाला सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या करा है कि एंजाइम मुख्यता होता है, एंजाइम मुख्यता होता है। तो एंजाइम मुख्यता क्या होता है, इसे पूछ रहा है टीचर। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या वसा। तो एंजाइम मुख्यता क्या होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन। क्या होता है, एंजाइम मुख्यता क्या होता है, तो प्रोटीन होता है। चलिए आगे चलते हैं और आज के लिए लास्ट प्रश्न है कि डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। डीएनए अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो डीएनए क्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को एनोटेशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होता है, एनोटेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनोटेशन कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब दूसरों को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।